हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लगे रहो अच्छे से ही। तुम सोच रहोगे मैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ तुम्हें। तो अभी आज के वीडियो में मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा। मैंने इसको टैबलेट पे ही बनाया है। इसका एक वजह है बेसिकली, जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं उसमें विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसमें बोर्ड पे जो डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो 2D में है और यहाँ डिस्कशन 3D में चलता है। तो एक वीडियो में चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरह से समझने के लिए इस पे बना रहा हूँ। इसमें डायग्राम्स ज़्यादा अच्छे अपन को मिल जाते हैं, जैसा तुम्हारे स्क्रीन में अभी आ ही रहा होगा। ये तुम्हारी शीट से ही लिया हुआ डायग्राम है। जो कुछ भी हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया है, हमें उसी को सही तरह से समझना है। बेसिकली मैंने लास्ट टर्न पर 2D पैकिंग की बात की थी। दो तरह की पैकिंग की बात की थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोगों ने डिस्कशन में देखा था कि BCC और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बने हुए थे, और उनमें पैकिंग में जब लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस की जा रही थी तो जो पैटर्न फॉलो हुआ था, दैट वाज इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट वाज AAAA टाइप, और BCC स्ट्रक्चर में AB टाइप मैंने शो किया था। फिर हम लोग FCC की बात कर रहे थे। FCC में भी उसी तरह का डिस्कशन हमें करना था, तो वहाँ मैंने बोला था कि वो हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल्स इन्वॉल्व है। मैं एक बार यहाँ दोबारा FCC का स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ, जो भी अपन ने लास्ट टर्न पर डिस्कशन किया है। एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली क्यूब है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट समझने के लिए मैं थोड़ा अलग कलर्स से यूज़ कर ले रहा हूँ, जिससे विजुअलाइजेशन थोड़ा बेटर आ जाए। मैंने ऐसे दिखाया था, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये ऐसे ही अनदर प्लेन इसी पे शो करूँ तो वो कुछ इस तरह का। उसी पिक्चर को थोड़ा और हमें क्लियर करना है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली पहली बार में दिक्कत आती है, तो एक बार और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। और दो पार्टिकल्स यहाँ पर, ये सारे पार्टिकल्स इस पर शो हो गए। और मैंने कहा था कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर्स इन्वॉल्व है। हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर को समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम में यहाँ मैंने पिक्चर्स यूज़ किया है। अगर अपन नीचे वाली पिक्चर को देखें तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ए लिखा हुआ है, देन गैप पर BC इस तरह का तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा। BC ऐसा दिख रहा होगा। इसका मेनली मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब 2D पर 3D लेयर प्लेस की जाती है, मतलब जब एक 2D लेयर पर दूसरी 2D लेयर प्लेस की जाती है तो सीन कैसे क्रिएट होता है, वो चीज़ अपन को समझनी है यहाँ। तो बेसिकली FCC स्ट्रक्चर के बनने में, FCC के स्ट्रक्चर के बनने में हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर यूज़ हुई है, और सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम्स की गैप पर रखे हैं। जैसे अपन ने BCC में देखा था कि सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम्स के गैप में रखे थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर दिखाई जा रही है, और उस लेयर में गैप्स जो बन रहे हैं उन गैप्स को नाम दिया हुआ है। दिखाई पड़ रहा है BC टाइप, और एटम्स जहाँ पर रखे हुए हैं उनको A पोजीशंस नाम दी है। और यहाँ पर BC अल्टरनेट पोजीशंस क्यों यूज़ की है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर में, कि अगर अपन B पोजीशन को यूज़ करें तो C नहीं यूज़ कर सकते, अगर C पोजीशन यूज़ करें तो B नहीं यूज़ कर सकते। तो अल्टरनेट पोजीशन ही यूज़ हो सकती है गैप की, इसलिए ऐसा दिखाया गया।
आप इसे देखते हुए ऊपर वाले डायग्राम को देखें, अगर ऊपर वाले डायग्राम को, तो इन्होंने ब्लू कलर से जो एटम्स दिखाए हैं वो सेकेंड लेयर के एटम्स हैं, सेकेंड लेयर के एटम्स, जिसको फर्स्ट लेयर के गैप्स पर रखा गया है। और कौन सा गैप यूज़ हुआ है अगर देखें तो बी पोजीशन को यूज़ किया गया है, बी पोजीशन को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। दिखाई पड़ रहा है सभी को? बी पोजीशन यूज़ में आ रही है, दिख रहा है? ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो सी पोजीशन है वो सी पोजीशन अगर ध्यान से देखो तो सी पोजीशन खाली दिखेगी। मतलब अगर अपन ब्लू एटम्स वाली लेयर को पर फोकस करें, ब्लू एटम्स वाली लेयर पर, तो एटम्स का जो नाम एक तरह से रख दिया गया वो बी रखा गया है, बी है, बी बी बी, इस तरह से बी नाम रखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। और सेकेंड लेयर को फोकस करें तो उसमें भी गैप्स आ रहे हैं, उस लेयर में भी गैप्स आएंगे। और अगर गैप्स की पोजीशंस देखें तो अल्टरनेट पोजीशन पर तुम्हें सी और ए दिखाई पड़ रहा होगा। अगर तुम ए पोजीशन को देखो तो ए पोजीशन में नीचे साइड में फर्स्ट लेयर का एटम है, इसीलिए वो पोजीशन ए कहला रही है। और सी पोजीशन में नीचे अगर देखो तो वो फर्स्ट लेयर का गैप ही है, जैसे फर्स्ट लेयर में सी पोजीशन पर गैप था, ऐसी सेकेंड लेयर की सी पोजीशन पर भी गैप है। मतलब ये दोनों के गैप्स एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, दोनों गैप्स एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ए पोजीशन में एटम नीचे आ रहा है जबकि सी पोजीशन में गैप आ रहा है। अब एफसीसी के केस में सीन क्या है, जब थर्ड लेयर प्लेस की जाती है, थर्ड लेयर जब इस पर प्लेस की जाती है सेकेंड लेयर पर, तो दो ऑप्शंस हैं गैप के। आइदर हम सी गैप को यूज़ कर सकते हैं, सी गैप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ए गैप को यूज़ कर सकते हैं। तो एफसीसी के बनने में बेसिकली सी गैप यूज़ हुआ है। और जो एफसीसी बना फिर उसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ, ए के बाद बी है, देन बी के बाद सी है, एंड देन फिर सी के बाद ए है। मतलब ये पैटर्न रिपीट होता दिखाई पड़ा, इसीलिए इसको एबीसी टाइप बोलते हैं। तुम अगर इसी डायग्राम में देखो तो यहाँ पर ये ए लेयर का पार्ट है, ये बी लेयर का पार्ट है, ये सी लेयर का पार्ट है, और ये ए लेयर का पार्ट। मतलब जो ग्रीन कलर से एटम मैंने शो किया है वो बेसिकली दोनों सेम, ये एटम्स एक दूसरे के आमने सामने। मतलब अगर अपन इसको लॉन्ग बॉडी डायगोनल देखें, इधर से देखें, अगर इधर से देखोगे तो तुम्हें ये दोनों एटम एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए एफसीसी के बनने में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और वहीं अगर ऐसा होता कि सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर प्लेस की जाती और थर्ड लेयर की प्लेसिंग सी पोजीशन की बजाय ए पोजीशन पर होती, ए पोजीशन पर होती, ये ए पोजीशन को यूज कर रहे होते अगर, थर्ड लेयर के एटम सेकेंड लेयर के एटम, मतलब थर्ड लेयर के एटम सेकेंड लेयर की ए पोजीशन पर प्लेस किए जाते कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब उस केस में थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर से मैच कर जाता। ये थर्ड लेयर, ये फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट से मैच कर जाता है। पोजीशन मतलब नीचे अगर देखें तो वहाँ पर एटम ही है। तो यही पैटर्न जब फॉलो होता तो ये बनता ए बी टाइप। और ये एक्चुअली देखने को मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में HCP बोला जाता है। मतलब बेसिकली जो चौथा यूनिट सेल था वो यही है, चौथा यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, जिसमें पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो ए बी टाइप है। मतलब कहने का ये है कि FCC और HCP स्ट्रक्चर बोथ आर क्वाइट सिमिलर, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। केवल अंतर कहाँ पर है, तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के रिलेशन में है, थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के रिलेशन में है। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स
को देखें, दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स को देखें, लगातार वाली लेयर्स को, तो वहाँ पर तुम्हें अल्फ़ाबेट चेंज होता दिखाई पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के गैप में है, सिमिलरली थर्ड लेयर के एटम सेकेंड लेयर के गैप में, सिमिलरली फोर्थ लेयर के एटम थर्ड लेयर के गैप में, मतलब एटम गैप में ही है। दोनों ही केस में यही सीन है। लेकिन अंतर ये है कि थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के रिलेशनशिप में डिफरेंस आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो यूनिट सेल बन रहा है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल है। हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल का डायग्राम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये यूनिट सेल क्यूब नहीं है, हेक्सागन है। जैसे शुरू में अपन ने क्रिस्टल सिस्टम्स की बात की थी तो वहाँ पर हेक्सागन एक नाम आया था, तो ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी अगर मैं शो करूं तो ये एक लेयर के एटम्स में शो कर रहा हूं, सिमिलर लेयर नीचे है, सिमिलर लेयर नीचे भी है, और इन दोनों, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक लेयर है। बीच में जो लेयर है उसमें एक यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो 3 एटम्स अंदर आएंगे। एक लेयर, 2 लेयर्स के बीच में ये अनदर लेयर है जिसको बी लेयर बोला जाता है। मतलब ए बी, इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ाएं तो ये चीज़ कंटिन्यू पैटर्न फॉलो होती दिखाई पड़ेगी। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम में शो करूँ तो इतना पार्ट, ये इस पे ध्यान दो, ये पार्ट, ये तुम्हारा बेस हो गया। अब इस बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकेंड लेयर के रखे हैं, अगर तुम इस पे देखो, ये और आसानी से इस पे दिखेगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये हेक्सागन का बेस बेसिकली मार्क कर रहा हूँ मैं। ये हेक्सागन का बेस हो गया, और इस बेस के अंदर सेकेंड लेयर के 3 एटम्स तुम्हें ये दिखाई पड़ेंगे, ये 3 एटम्स अंदर दिखाई पड़ेंगे। और इसी तरह से थर्ड लेयर के एटम्स भी अगर मैं शो करूँ तो वो ये ही हैं। ये बेसिकली ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये मैंने टॉप से दिखा दिया, ये थर्ड लेयर। आइडिया समझ में आ रहा है? ये डायग्राम इस तरह से यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर मैं इसमें भी वैसे ही डिस्कशंस करूँ जैसे डिस्कशंस हम लोगों ने बाकी 3 यूनिट सेल्स में किया था, मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो यहाँ पर 2 तरह की एज लेंथ तुम्हें दिखाई पड़ेगी। एक कि यहाँ पर जो हेक्सागन है उसकी एज लेंथ क्या है, और दूसरा इस हेक्सागन की हाइट क्या है, तो उसको सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो इसमें जो यहाँ पर एज के अलॉन्ग प्रेजेंट हैं एटम्स, तो ये तो टचिंग पोजीशन पर है, मतलब इनके लिए रिलेशन आता है ए की वैल्यू 2r के बराबर, ए इज इक्वल्स टू 2r। और हाइट कितनी आती है ये ऑब्जर्व करना अपने आप में एक इशू है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे हम लोगों ने FCC पढ़ा था, तो FCC के पढ़ते समय यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया था इसमें तुम्हें दिखाया गया था कि अलोंग फेस डायगोनल, ये अलोंग बॉडी डायगोनल लेयर्स दिखाई पड़ रही। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक FCC यूनिट सेल के बनने में कितनी लेयर्स के एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ दिखाई पड़ेगा 4 लेयर, A, देन B, A लेयर, देन B लेयर, देन C लेयर, देन A लेयर। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं बॉडी डायगोनल को अलग से शो करूँ, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, अगर मैं अलग से शो करूं तो ये 4 लेयर इस बॉडी डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखो ध्यान से, ये बॉडी डायगोनल मैंने दिखाया है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, अलोंग बॉडी डायगोनल। और सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स हमेशा इक्वल ही होती है, हमेशा ही 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन इक्वल ही आएगी। और ये बॉडी डायगोनल है तो इसकी लेंथ होगी a√3,
तो अगर मैं 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन की बात करूं तो वो, क्योंकि ये 4 लेयर इस बॉडी डायगोनल को 3 पार्ट्स में बांट रही है, तो इसका मतलब 2 लेयर्स के बीच की जो सेपरेशन आएगी वो a√3/3 आएगी, तो वो आएगी a/√3, a/√3। और a/√3 को अगर r के टर्म में लिखें तो सिंस FCC के केस में हम लोगों ने पढ़ा था a = 2√2r, याद आ रहा है FCC के केस में, तो सेपरेशन को अगर यहाँ पर लिखें तो वो वैल्यू आएगी 2√2/3r, 2√2/3r। मैंने a की जगह r की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट की है, ठीक है। मतलब 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर्स जब एक दूसरे पर प्लेस की जाती हैं तो 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन हमेशा यही देखने को मिलेगी जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये आप हमेशा याद रखोगे। और अगर यही पैटर्न और भी कहीं दिखाई पड़ा तो ये रिजल्ट वहाँ पर भी यूज में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। अगर एटम्स की रेडियस r है और उनका अरेंजमेंट इसी तरह का है कि एक लेयर के एटम्स दूसरी लेयर के वॉइड पे हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर इन्वॉल्व है, तो 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन हमेशा यही देखने को मिलेगी। इसके अलावा यही बात अगर तुम HCP में नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हो तो यही चीज़ वहाँ पर भी दिखाई पड़े। मतलब जो हाइट है उस हाइट में बेसिकली 3 लेयर्स हैं, A लेयर, B लेयर, देन A लेयर, और कहानी बिल्कुल FCC के जैसी ही है। इसीलिए यहाँ पर भी जो 2 लेयर के बीच की सेपरेशन है वो अगेन 2√2/3r ही आती है। इसका मतलब टोटल हाइट की वैल्यू होगी 4 टाइम्स √2/3r, मतलब इसका डबल, क्योंकि नीचे भी वही और ऊपर भी वही, 2√2/3r, तो टोटल डिस्टेंस आएगी 4√2/3r। ये रिजल्ट्स आप याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इसको हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का और भी तरीका है, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि बिटवीन टू सेपरेशन बिटवीन 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, separation between 2 hexagonal close packed 2D layers is always equal to 2√2/3r in terms of r। ये केस FCC में भी है, ये केस HCP में भी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने FCC में जब डिस्कशन किया था तो ये पाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का कितना था, 12, याद आ रहा है। फेस के सेंटर वाले एटम को 4 कॉर्नर वाले और 8 एडजेसेंट फेस के सेंटर वाले एटम्स टच कर रहे थे, और कॉर्नर वाले एटम को 12 फेस के सेंटर वाले एटम्स टच कर रहे थे, 4 XY प्लेन के, 4 YZ प्लेन के, 4 ZX प्लेन के। ये इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था, अगर भूल गए हो तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अगर उसी बात को हम दोबारा विजुअलाइज करें तो जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, अगर मैं नीचे वाले डायग्राम को यूज़ करें तो यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ किसी एक एटम को उसी की लेयर के कितने एटम टच कर रहे हैं। किसी एक एटम को उसी की लेयर के 6 एटम टच करते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी एक एटम को मैं मार्क कर देता हूँ से ये एक एटम है, तो इसको ये भी टच कर रहा है, 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 ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 6 एटम। इसके अलावा इसके ऊपर अनदर लेयर प्लेस की जाएगी, से बी पोजीशन पर प्लेस की गई, तो जो ऊपर एटम रखा जा रहा है वो भी इसको टच करेगा। तो ऐसे ही अनदर बी पोजीशन पर भी एटम रखा जाएगा, वो भी इसको टच करेगा, अनदर बी पोजीशन पर एटम रखा जाएगा, वो भी इसको टच करेगा। इसका मतलब इसके अबव वाली लेयर के 3 एटम्स टच कर रहे हैं, और सेम टाइप की कहानी इस लेयर के बिलो लेयर पे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम्स के साथ टचिंग पोजीशन पर होता है, और इसके अलावा अपने से अबव लेयर और अपने से बिलो लेयर के 3-3 एटम्स उसको टच करते हैं। तो टोटल नंबर कितना आया, 12। सेम कहानी HCP में भी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट से। वहां पर भी सेम टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर यही दिखाई पड़ रहा है। तुम यहाँ से इस डायग्राम से भी देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें
इस एटम की, तो इसको ये 6 एटम्स टच करते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा नीचे की लेयर के 3 एटम टच करते दिखाई पड़ेंगे। और अगर इसके ऊपर भी यूनिट सेल बना दिया जाता तो जैसी बी लेयर यहाँ दिखाई गई है बीच में, ऐसी वहाँ पर भी होती और उसके भी 3 एटम्स उसको टच कर रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 12। FCC HCP दोनों स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर और बाकी सारे रिजल्ट्स भी सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे पैकिंग फ्रैक्शन अभी इसके बाद अपन कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो भी तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो FCC में देखने को मिला था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूँ। जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि जो भी यूनिट सेल होता है वो अपने आप में पैरेललोपाइप है, जिसमें अपन ये देख रहे थे कि 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होती हैं। और यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल में जो हेक्सागन दिखाई पड़ रहा है, इसकी कहानी तो कुछ और ही दिख रही है। लेकिन एक्चुअली अगर अपन यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूनिट सेल इस पूरे पार्ट का केवल 1/3 पार्ट होता है, केवल 1/3 पार्ट, जिसको मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये बेस समझो। लेकिन पढ़ने के लिए हम इस पूरे का 3 गुना पढ़ते हैं, 3 गुना पढ़ते हैं, क्योंकि 3 गुना पढ़ने में सिमिट्री आ जाती है, और सिमिट्री आ जाती है तो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये भी पैरेललोपाइप ही है, लेकिन पढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा आइडिया चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चंस का सॉल्व करते समय इशू आ सकता है लैंग्वेज का। एक्चुअली पूरा हेक्सागन अगर बोले तो वो हेक्सागन प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। और अगर यूनिट सेल बोले तो जितना मैंने अभी मार्क किया है उसका 1/3 पार्ट वो यूनिट सेल है। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि कंसीडर क्या किया जाएगा, कि पूरा का पूरा या 1/3। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके डिसाइड करना। इन जनरल पूरा का पूरा हेक्सागन ही यूनिट सेल मान करके सारा डिस्कशन किया जाता है, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना है यहाँ पर कि लैंग्वेज क्या फॉलो करना चाह रही है। ठीक है, मैं आगे इसमें बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग रैंक की बात करें, एक बार दोबारा यूनिट सेल बना लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल एक बार दोबारा बना लेते हैं। सिमिट्री के लिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी शो करें तो ये ऐसे ही नीचे, और इसके अलावा बीच के 3 वो अंदर ही हैं। अगर रैंक की बात करें, रैंक ऑफ यूनिट सेल, तो इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो दिख रहे हैं कॉर्नर पे, पूरी तरह से बॉडी के अंदर और फेस पर। 2 तो फेस पर है ऊपर नीचे, तो उनका कंट्रीब्यूशन आधा होगा, हाफ। आधा इस यूनिट सेल के लिए, आधा अपने से ऊपर या अपने से नीचे वाली यूनिट सेल के लिए, मतलब इससे नीचे भी यूनिट सेल होगी कुछ इस टाइप से, तो उनका कंट्रीब्यूशन हाफ आएगा। इसके अलावा अगर मैं बॉडी के अंदर वालों की बात करें तो वो पूरी तरह से अंदर हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, पूरी तरह से अंदर तो 1 आएगा। और इसके अलावा अगर कॉर्नर वालों की बात करें तो जैसे 6 कॉर्नर ऊपर और 6 कॉर्नर नीचे, टोटल 12 एटम्स हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन आता है 1/6। ये 1/6 कैसे है, इस बात को समझने के लिए तुम यहाँ देखो, जैसे ये यूनिट सेल है, ऐसे इसके बगल में भी यूनिट सेल्स होंगी, एक ये, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी होंगी। मतलब एक एक कॉर्नर बेसिकली 12 क्यूब्स में 12 हेक्सागोनल यूनिट सेल्स में लाई करता है। सॉरी 12 नहीं, 6 यूनिट सेल्स में लाई करता है, 3 नीचे की तरफ और 3 ऊपर। जैसे जब अपन ने क्यूब पढ़ा था तो वहाँ पर जो कॉर्नर हुआ करता था वो एक एक कॉर्नर 8 क्यूब्स में लाई कर रहा था, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में एक एक कॉर्नर 6
यूनिट सेल्स में लाई करता है, इसलिए कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो 1/6 आता है। ठीक है, तो अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो 1 + 3 4 + 2 6 आएगा, मतलब इसमें रैंक की वैल्यू 6 आती है। और इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो 6 एटम्स हैं, उनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन यहाँ पर यूनिट सेल हम ले रहे हैं, तो हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मैं इसको लिख रहा हूँ 8/8 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस कैसे, तो हेक्सागन है, तो हेक्सागन को हम लोगों ने बात की थी इसके पहले भी, इक्विलैटरल ट्राइंगल में बांट ले तो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल में बढ़ जाएगा, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर, तो वो a की जगह 2r रख दें, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हुआ। और ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बेस पर बनेंगे, और हाइट की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है 4√2/3r, और ऊपर 8 पाई आर का क्यूब। और ये अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, √3 कट रहा है, इसके अलावा ये 4 कट जाएगा, और आएगा कितना, √3 भी कट गया, और आर क्यूब भी कट जाएगा, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, π/3√2। कितना आ जाएगा, π/3√2, ये कटेगा, 8 24 नीचे आएगा तो 3 आ जाएगा, और √2, ये √3 तो कट ही जाएगा, और यहाँ से √2 बच जाएगा, तो π/3√2। और अगर याद करो तो यही सेम रिजल्ट FCC में भी आया था, π/3√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग 0.74, या परसेंटेज में अगर लिखें तो 74% आएगा। मतलब कहने का ये है कि FCC और HCP ये दोनों स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं, केवल अंतर है थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के रिलेशन में, इसीलिए रिजल्ट सेम आते हैं। अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट जो FCC स्ट्रक्चर बनाए या HCP स्ट्रक्चर बनाए, अगर अपन डेंसिटी भी निकालने जाएंगे तो वो भी सेम ही आएगी, मतलब जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही आएंगी, क्योंकि दोनों ही केस में किसी एक एटम की सराउंडिंग, हर इंडिविजुअल एटम की सराउंडिंग सिमिलर है, इसीलिए रिजल्ट्स भी अपन को सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, HCP को सिलेबस में रखने का पर्पस यही था जिससे एक आइडिया लगे कि लेयरिंग पैटर्न्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच की रिलेशनशिप, सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच का रिलेशनशिप, फर्स्ट और थर्ड लेयर का बीच का रिलेशनशिप किस तरह से चीज़ों को अफेक्ट करता है, उस बात का आइडिया लगे। अब इसके बाद यहाँ जो भी डिस्कशन हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे डिस्कस करना है, और आगे का जो डिस्कशन है उसमें अभी तक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं वो आइडेंटिकल थे, और उसके बारे में हम लोगों ने सारी बातें की हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमें आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, तो आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पढ़ते समय हमें ये देखने को मिलेगा कि कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, और उनके साइजेस डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट साइजेस एक साथ यूनिट सेल में अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उसमें कुछ वॉइड का डिस्कशन आएगा बीच में, बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन उसमें वॉइड, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स 2 ऐड की जा रही हैं, उनको तुम ध्यान से देखो जिससे आगे का डिस्कशन हम लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, आगे वीडियो क्लिप्स हैं वो तुम्हें देखनी है, इसके बाद अपन इसके बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, करो इसको।
The simple cubic lattice is the simplest lattice structure and consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the ball and stick model shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In actuality, the atoms are packed much more closely together and touch somewhere in the structure. A more realistic model of this structure is the space-filling model. Here the size of the atoms is in correct proportion to the cell. This space-filling model demonstrates that in the case of the simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. In the model shown here, each atom touches 3 others along the 3 edges of the cell. We can generate the unit cell of the simple cubic lattice by including only those portions of the atoms that appear inside the cell boundaries. In the case of the simple cubic cell, each atom lies 1/8 inside the cell. Since there are 8 of these fractional atoms, there is the equivalent of 1 atom inside the unit cell. The body-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic lattice, but with 1 body atom in the center of the cell. This simple change results in a structure that is completely different from the simple cubic lattice. Due to the atom at the center of the cell, the vertex atoms no longer touch along an edge of the cell in the space-filling model. Instead, each of the vertex atoms touches the center atom. The atoms are said to touch along the cube diagonal of the cell, which connects opposite corners of the cube. The unit cell for the body-centered cubic cell is shown here. In addition to the 8 vertex atoms, this cell contains 1 body atom that lies entirely inside the cell. This gives the equivalent of 2 atoms inside the cell. The face-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as in the simple cubic and body-centered cubic lattices, but also contains 6 atoms located in the 6 faces of the cell. In a space-filling model of the face-centered cubic unit cell, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Each face atom touches the 4 vertex atoms that define the face of the cell. The unit cell of the face-centered cubic cell is shown here. The unit cell contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic and body-centered cubic structures, each 1/8 inside the cell. The 6 face atoms each lie 1/2 inside the cell. When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of 4 atoms inside the cell. The term coordination number refers to the number of atoms touched by a given atom inside a lattice structure. We will consider the coordination number of the simple cubic lattice first. We have already seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along an edge of the cell. In a single unit cell, 1 vertex atom touches 3 other atoms along 3 edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. The same atom also touches 3 other atoms along the edges of 3 other cells for a coordination number of 6. The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms for a coordination number of 8. The coordination number for a particular structure is the same regardless of which atom is chosen. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded by 8 body atoms, again giving a coordination number of 8. Last, we will demonstrate the coordination number of the face-centered cubic cell. Recall that in the face-centered cube, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of a face atom. Recall that a face atom touches the 4 vertex atoms that define the face. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above and 4 below, for a total coordination number of 12. Now let us consider the coordination number of a vertex atom.
Each vertex atom touches 4 face atoms within the same plane, 4 face atoms below and 4 face atoms above, again giving a coordination number of 12. In addition to the 3 cubic structures previously discussed, there are 2 close-packed structures. Close-packed structures consist of close-packed layers of atoms within which each atom is surrounded by 6 others. The difference between the 2 close-packed structures lies with the way in which these layers are stacked. In no case do 2 close-packed layers lie on top of one another. Instead, each atom sits in a dimple formed by 3 atoms in the previous layer. We will use color to represent the layers. Here, each blue atom sits in a dimple formed by 3 green atoms in the previous layer. Imagine that a second layer of green atoms is added so that it is equivalent to the first layer of green atoms. Then, a second layer of blue atoms is added that is equivalent to the first layer of blue atoms. This alternating layering of close-packed layers generates a structure that is known as the hexagonal close-packed structure. A second layering scheme is as follows. The first 2 layers are the same as before, with each blue atom sitting in a dimple formed by 3 green atoms. In this case, however, the third layer is applied in such a way that it is not equivalent to the first. If this stacking pattern is repeated, with every third layer the same, this generates a structure known as the cubic close-packed structure. The second packing pattern is called cubic for a reason. The structure is equivalent to the face-centered cube. Here we use color to illustrate the close-packed layers within a face-centered cubic cell. Let's take a moment to review. The unit cell for the simple cubic structure contains the equivalent of 1 atom inside the cell. The atoms touch along an edge of the cell and the coordination number is 6. The unit cell for the body-centered cubic structure contains the equivalent of 2 atoms inside the cell. The atoms touch along the cube diagonal of the cell and the coordination number is 8. The unit cell for the face-centered cubic structure contains the equivalent of 4 atoms inside the cell. The atoms touch along the side diagonal of the cell and the coordination number is 12. The hexagonal close-packed structure consists of close-packed layers of atoms stacked so that every other layer is identical. The cubic close-packed structure consists of close-packed layers of atoms stacked so that every third layer is identical. This structure is identical to the face-centered cube. It therefore has the same occupancy and coordination number. The face-centered cubic lattice contains 8 atoms at the 8 corners of a cube and 6 additional atoms in the faces of the cube. Although the face-centered cubic lattice is often drawn to emphasize the cubic nature of the structure, it is also a close-packed structure. The face-centered cubic results from the stacking of close-packed layers in an ABC fashion, so that the 4th layer lies over the first layer, the 5th layer lies over the 2nd layer, and so on. Here we use color to represent the 3 close-packed layers in the face-centered cubic lattice. Two types of spaces or holes exist between the layers of close-packed structures.
The first type of hole is called an octahedral hole and is formed between 3 atoms in one close-packed layer and 3 atoms in a second close-packed layer immediately above or below the first. The space at the center of a face-centered cubic is actually an octahedral hole and is formed by 3 atoms in the green close-packed layer and 3 atoms in the blue close-packed layer. In all subsequent discussions, we will represent octahedral holes with partially transparent polyhedra as shown here. Despite the name, it takes 6 atoms, not 8, to define an octahedron. The term octahedron is derived from the fact that such a polyhedron has 8 sides. The center octahedral hole is the only one that lies entirely inside the cell shown here. Other octahedral holes lie partially inside this cell. The center octahedral hole shares each of its 12 edges with 12 other octahedral holes. 8 of these are shown here. Each of these lies 1/4 inside the cell. Overall, an array of n atoms in a close-packed structure actually gives rise to n octahedral holes. The second type of hole that exists between the layers of close-packed structures is called a tetrahedral hole. Tetrahedral holes are formed between 3 atoms in one close-packed layer and a single atom in a second close-packed layer immediately above or below the first. As before, we will switch to transparent polyhedra to represent the tetrahedral holes in our face-centered cubic lattice. The cell shown here contains 8 tetrahedral holes at the 8 corners of the cube, and these lie entirely inside the cell. An array of n atoms in a close-packed structure gives 2n tetrahedral holes. Several different ionic lattices adopt structures in which one set of ions form a face-centered cubic array and the other set of ions occupies the octahedral or tetrahedral holes. In the following sections, we will discuss 3 ionic structures that can be described in this way. Halite is the mineral name for sodium chloride. In the halite structure, the relatively large chloride ions, represented by the green spheres, form a face-centered cubic array. The sodium ions, represented by the white spheres, occupy the octahedral holes. Each sodium ion lies at the center of an octahedron of chloride ions. Since an array of n close-packed atoms give n octahedral holes, and since there is 1 sodium ion for every 1 chloride ion, all of the octahedral holes are occupied. In contrast, the tetrahedral holes are vacant. We can gain a different perspective on this structure by examining a space-filling model. The structure is based on a face-centered cubic array of chloride ions and therefore contains close-packed layers of chloride ions. By removing successive layers, we see that the sodium ions as well as the chloride ions form close-packed layers. The structure can therefore be described as alternating close-packed layers of sodium and chloride ions. A second ionic structure that is based upon a face-centered cubic lattice is the fluoride structure. Fluoride is the mineral calcium fluoride. In the fluoride structure, the calcium ions, represented here by the white spheres, form a face-centered cubic array. The fluoride ions, represented by the green spheres, occupy the tetrahedral holes. Each fluoride ion lies at the center of a tetrahedron of calcium ions.
Since an array of n close-packed ions gives 2n tetrahedral holes, and since there are 2 fluoride ions for every 1 calcium ion, all of the tetrahedral holes are filled. Last, let us examine a space-filling model of the fluoride structure. The space-filling model shows us that the array of calcium ions is greatly expanded to accommodate the fluoride ions. The primary reason for the adoption of this arrangement is stoichiometry. A third ionic structure based upon a face-centered cubic lattice is the sphalerite structure. Sphalerite is the cubic form of the mineral zinc sulfide. In the sphalerite structure, the relatively large sulfide ions, represented here by the yellow spheres, form a face-centered cubic array. The zinc ions occupy the tetrahedral holes. Each zinc ion lies at the center of a tetrahedron of sulfide ions. However, since an array of n close-packed ions gives 2n tetrahedral holes, and since there is 1 zinc ion for every sulfide ion, only half of the tetrahedral holes are filled. Last, let us examine a space-filling model of this structure. This model shows us that the sulfide ions are quite large in relation to the zinc ions. As a result, the zinc ions almost fit entirely inside of the tetrahedral holes, with only a small expansion of the sulfide lattice. Let's take a moment to review. The halide or sodium chloride structure can be viewed as a close-packed array of chloride ions with the sodium ions in all of the octahedral holes. The fluoride or calcium fluoride structure can be viewed as a close-packed array of calcium ions with the fluoride ions in all of the tetrahedral holes. Last, the sphalerite or zinc sulfide structure can be viewed as a cubic, close-packed array of sulfide ions with the zinc ions in half of the tetrahedral holes.